गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम जीवों के विभिन्न प्रकार के वर्गीकरणों का इतिहास और उसे प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिकों के नामों के बारे में देखेंगे। जीवों के वर्गीकरण की आवश्यकता सबसे पहले 18वीं शताब्दी के स्वीडन के वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस। इन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि जीवों को वर्गीकृत किया जाना चाहिए। जीवों का एक साथ अध्ययन करना बहुत कठिन था, इसीलिए इन्होंने सबसे पहले अपनी एक वर्गीकरण पद्धति दी, जिसे द्विजगत टू किंगडम सिस्टम कहा जाता है। द्विजगत पद्धति 18वीं शताब्दी में कैरोलस लिनियस ने दी थी। तो सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण करने का जो श्रेय है वो कैरोलस लिनियस को दिया जाता है, और कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। सो इन्होंने लिविंग बीइंग्स को दो जगतों में डिवाइड किया, क्लासिफाई किया। फर्स्ट प्लांटी and the second one is एनिमेलिया। प्लांटी के अंडर में इन्होंने सारे पादपों को रखा। सभी प्लांट्स जो हैं वो प्लांटी किंगडम में आते हैं, और दूसरे प्राणियों को, जानवरों को, जंतुओं को इन्होंने एनिमेलिया जगत में रखा। एनिमेलिया किंगडम एंड प्लांटी किंगडम वाज इनिशियल classified kingdoms of living beings। तो टू किंगडम सिस्टम या फिर द्विजगत पद्धति सबसे पहले जीवों के वर्गीकरण के लिए दी गई थी। लेकिन जीवों के वर्गीकरण के लिए केवल द्विजगत पद्धति का होना ही पर्याप्त नहीं था। 19वीं शताब्दी के मध्य में यानी कि 1866 में हैकेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने प्लांटी एनिमेलिया के अतिरिक्त एक और जगत को अपनी वर्गीकरण पद्धति में शामिल किया। इन्होंने उस नए जगत को प्रोटिस्टा नाम दिया। प्रोटिस्टा के अंतर्गत वे जीव आते थे जो ना तो जंतु थे और ना ही पादप। So, he divided all living beings in 3 kingdoms. One of Protista, second one is Plantae, and third one is Animalia. So like that, next जो सिस्टम था उसे चतुर्जगत पद्धति या 4 किंगडम सिस्टम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब से इन्वेंट हुआ तब से लेकर के जीवों के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनमें न्यूक्लियस या केंद्रक के होने या ना होने, उसके फुली डेवलप्ड या फिर सेमी डेवलप्ड यानी कि पूरी तरीके से विकसित या कम विकसित होने के आधार पर लिविंग बीइंग्स को 2 टाइप की सेल्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज प्रोकैरियोट एंड सेकंड इज यूकैरियोट्स। सो ऑन द बेसिस प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, इन 1938 H.F. Copeland presented 4 kingdom system। 1938 में F.H. कोपलैंड ने चतुर्जगत पद्धति का प्रतिपादन किया, जिसके आधार पर छोटे छोटे जीवाणुओं और नीलहरित शैवालों के लिए एक अलग जगत बनाया गया, जिसे मोनेरा कहते हैं। सो H.F. Copeland in 1938 invented a new kingdom of living beings is included by bacteria and blue-green algae and this called Monera। सो पूरे जगत के जीवों को 4
किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। सो इसे हम चतुर्जगत पद्धति या 4 किंगडम सिस्टम कहते हैं। बट उसके बाद भी कुछ जीव बच जाते थे, तो इनके लिए 1969 में R.H. विटेकर ने पंचजगत पद्धति प्रतिपादित की, जिसके अंतर्गत इन्होंने स्वपोषी और परपोषी सेप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स इन सब को इंक्लूड करते हुए पूरे लिविंग बीइंग्स का क्लासिफिकेशन 5 किंगडम सिस्टम में किया, जिनमें इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड थर्ड इन्होंने फंजाइस को अपने इस सिस्टम के अंदर प्लेस दिया। और प्लांटी एंड एनिमेलिया वाज इनिशियल किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो पूरे जंतु जगत और जीव जगत का वर्गीकरण जो है वो 5 पद्धतियों में समाप्त किया गया R.H. विटेकर के द्वारा। और विटेकर की इसी पद्धति को अब तक जीवों के वर्गीकरण की पद्धति के रूप में पढ़ा जाता है। ये सबसे ज़्यादा मान्य है। तो क्लासिफिकेशन का जनक यानी कि वर्गीकरण का जनक, क्लासिफिकेशन का फादर कैरस लिनिस को कहा जाता है। बट हमारे यहाँ अब जो प्रचलित वर्गीकरण पद्धति है वो पंचजगत वर्गीकरण पद्धति है, यानी कि 5 किंगडम सिस्टम। ये R.H. विटेकर ने दिया था। सो ये सबसे ज़्यादा मान्य है। अब हम देखते हैं कि पंचजगत जो पद्धति थी उसके अंदर विटेकर ने क्या क्या बेसिस रखे जीवों को वर्गीकृत करने के, और इसके क्या क्या मापदंड थे। R.H. विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम कुछ कैरेक्टर्स, कुछ लक्षणों के आधार पर दिया, जिनमें सबसे पहले आता है कोशिका का प्रकार। अगर कोशिका प्रोकैरियोटिक है तो वो मोनेरा में रहेगी, अगर यूकैरियोटिक है तो प्रोटिस्टा में रहेगी। यूकैरियोटिक बड़े जीव फंजाइज, यानी कि जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, अपना भोजन खुद नहीं बनाते, उन्हें यूकैरियोट्स को फंजाई में रखा गया। नेक्स्ट जो यूकैरियोट थे और अपना फूड खुद बना सकते थे, उन्हें प्लांटी में रखा गया। और नेक्स्ट यूकैरियोट्स जो एक विकसित अंग तंत्र वाले थे, उनको एनिमेलिया में रखा गया। वैसे ही अगर किसी की कोशिका भित्ति सेलुलोज रहित है और उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन है और एमिनो अम्ल भी हैं, तो उन्हें मोनेरा के अंदर रखा जाता है। अगर कोशिका भित्ति कुछ में उपस्थित है तो उन्हें प्रोटिस्टा में रखा जाता है। अगर कोशिका भित्ति के अंदर काइटिन उपस्थित है तो उसे फंजाई में रखा जाता है। और अगर कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई है तो उन्हें प्लांटी में रखा जाता है। लेकिन जिन जीवों के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, यानी कि सेल वॉल वाज एब्सेंट, दे आर कॉल्ड एनिमेलिया, उन्हें एनिमेलिया में रखा गया। केंद्रक झिल्ली काय संरचना के आधार पर अगर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है और एक कोशिक है, उन जीवों को मोनेरा जगत में रखा गया। अगर कोशिका झिल्ली उपस्थित है और जीव एक कोशिकीय है तो उन्हें प्रोटिस्टा में रखा गया। अगर कोशिका झिल्ली उपस्थित है और जीव बहुकोशिकीय है और बहुत ही सॉफ्ट ऊतकों वाला है, सॉफ्ट टिश्यूज़ वाला है, तो उन्हें फंजाई में रखा गया। अगर कोशिका झिल्ली उपस्थित है, ऊतक भी हैं और अंग भी हैं और उनके साथ कोशिका भित्ति भी उपस्थित है, तो उन जीवों को प्लांटी जगत में रखा गया, क्योंकि कोशिका भित्ति केवल प्लांट्स में पाई जाती है और कोशिका झिल्ली जंतुओं और पादपों दोनों में पाई जाती है। तो अगर किसी के अंदर कोशिका झिल्ली उपस्थित है और ऊतक, अंग और अंग तंत्र स्तर की सभी संरचनाएं उसमें उपस्थित हैं, तो उसे एनिमेलिया जगत में रखा जाता है। वैसे पोषण विधि के आधार पर अगर स्वपोषी जीव हैं, एक कोशिकीय हैं,
या मृत पोषी परजीवी भी हो सकते हैं, और केंद्रक विहीन है, आधे केंद्रक युक्त हैं, उन्हें मोनेरा में रखा गया। सपोषी या परपोषी जो एक कोशिकीय और यूकेरियोट थे, उन्हें प्रोटिस्टा में रखा गया। परपोषी जीव मतलब जो जीव पैरासाइट्स हैं, उनको फंजाई जगत में रखा गया। अगर जीव प्रकाश संश्लेषी हैं, फोटोसिंथेसिस करने वाले जीवों को प्लांटी जगत में रखा गया। अगर जीव परपोषी हैं या प्राणी संभोजी हैं या फिर मृत पोषी हैं और यूकैरियोट हैं, उनके अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, उनके अंदर कोशिका झिल्ली उपस्थित है कोशिकाओं में, लेकिन उनका ऊतक अंग और अंग तंत्र सुविकसित है, तो उन्हें एनिमेलिया में रखा गया। जनन विधि यदि संयुग्मन विधि से होता है तो उसे मोनेरा में, अगर युग्मक संलयन हो रहा है और संयुग्मन हो रहा है तो उसे प्रोटिस्टा में रखा गया, यानी कि इनके अंदर लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। मोनेरा के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है, लेकिन जीव एक कोशिकीय ही होते हैं। अगर किसी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, उनमें केवल फ्यूजन हो रहा है, तो वो मोनेरा जगत में रखे जाते हैं। अगर किसी के अंदर जेमेट्स का फ्यूजन हो रहा है तो उन्हें प्रोटिस्टा में रखा जाता है। अगर किसी के अंदर जेमेट्स के फ्यूजन के बाद उनके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी हो रही है या निषेचन की प्रक्रिया भी हो रही है, तो उन्हें फंजाई जगत में रखा जाता है। और ऐसे जीव जो यूकैरियोट हैं, उनके अंदर कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी हुई है, ऊतक अंग तंत्र सब विकसित हैं और वो प्रकाश संश्लेषी हैं और प्लांटी जगत के हैं, उनमें निषेचन की क्रिया भी पाई जाएगी, तो वो विकसित प्रकार के प्लांटी जंतु हैं, जीव हैं। उन्हें पादप जगत या प्लांटी में रखा जाता है। वैसे ही अगर विकसित प्रकार के ऊतक अंग तंत्र वाले यूकैरियोट जीव जिनके अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, यानी कि जो पेड़ पौधे नहीं हैं और बाकी कैरेक्टर्स उनके सेम हैं और उनके अंदर निषेचन पाया जाता है, फर्टिलाइजेशन जिनके अंदर प्रेजेंट होता है, उनको एनिमेलिया किंगडम में रखा जाता है। ये थे हमारे पंचजगत पद्धति के कुछ लक्षण। इन्हीं बेसिस के आधार पर आर.एच. व्हिटेकर ने इन्हें क्लासिफाई किया था। आई होप यहाँ तक का लेसन आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी योर क्वेरी, यू कैन कमेंट अस, कॉन्टेक्ट अस। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।